Hello dear students, myself Dr. Lavleen Kashyap from Department of Kai Chikitsa. Today we are going to start the topic Myasthenia gravis, जिसमें मेनली हम देखते हैं कि इसमें जो आपके वॉलेंट्री मसल है उसमें जो है धीरे धीरे जो है वीकनेस स्टार्ट हो जाता है। और इस डिजीज़ में जो एक्चुअल कॉज है उसको अननोन कहा गया है, या इसे हम जो है इसमें आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनने लगते हैं। ऑटो इम्यून डिजीज़ के अंतर्गत भी हम इसको रख सकते हैं। और आपके सिलेबस में जो ये टॉपिक है वो जो है जो आपका वात व्याधि है, मांस व स्रोतोगत व्याधि है, उसके अंतर्गत आप रह सकते हैं, क्योंकि इसमें मायोन्यूरल जंक्शन जो है वो अफेक्ट होता है। ठीक है, तो हम जो है अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस डिजीज़ के इंट्रोडक्शन की बात करें तो व्हाट इज़ माइस्थेनिया ग्रेविस, इसको शॉर्ट फॉर्म में एमजी भी कहा जाता है। एमजी इज़ एन autoimmune disorder affecting the myoneural junction. It is a very important point which is characterized by varying degrees of weakness of the voluntary muscles. ठीक है, तो क्या हुआ, ये जो है एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है जो आपकी बॉडी में मायोन्यूरल जंक्शन को अफेक्ट करता है। और इसमें मेनली आपको क्या दिखाई देता है, इसमें जो वॉलेंट्री मसल है उनमें धीरे धीरे वीकनेस होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अदर इंट्रोडक्शन में आप बोल सकते हैं अ डिसऑर्डर ऑफ न्यूरोमस्कुलर फंक्शन थॉट टू बी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज टू एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, एंटीबॉडी बनने लगते हैं जो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर है उनके अगेंस्ट, जिसके कारण आपकी बॉडी में जो वॉलेंट्री मसल्स है उनमें वीकनेस होना स्टार्ट हो जाता है। If we are talking about the incidence, the MG occurs in all ethnic group and both genders. It most commonly affects young adult women less than 40 years and older men more than 60 years, but it can occur at any age. मतलब जब हम इंसिडेंस की बात करते हैं तो सेक्स में जो दोनों मेल फीमेल है, और यदि हम मेल फीमेल के एज की बात करें तो फिर मेल साइड ये थोड़ा सा ओल्ड एज में देखा जाता है और फीमेल साइड में यंग एडल्ट में देखा जाता है। लेकिन कॉमनली हम बात करें तो ये दोनों कोई भी किसी भी एज में हो सकता है। प्रेवलेंस में कहा गया टुडे देयर आर एन एस्टिमेटेड 50,000 केसेस इन यूएस। एमजी कैन बी फाउंड इन एनी वन बट इट्स मोस्ट कॉमन इन फीमेल अराउंड द थर्ड डिकेड ऑफ लाइफ। ठीक, अब आए हम इस डिजीज़ के कॉज की तरफ, जो कि इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट ही लिखा गया है द अननोन कॉज, मतलब कॉज को एग्जैक्ट नहीं बताया गया है। सेकंड कहा गया डिफेक्ट इन द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस टू द मसल। ठीक है, हमने देखा कि जो एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर है उसके अगेंस्ट क्या बनने लगा है, एंटीबॉडी बनने लगा है। तो वो बनने के कारण जो नर्व में कंडक्शंस हो रहे हैं, ट्रांसमिशन हो रहे हैं, जो आपके मसल के मूवमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट था, वो ट्रांसमिशन जो है उसमें डिफेक्ट होना स्टार्ट हो गया है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी। एंटीबॉडी अगेंस्ट एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। और कुछ केस में देखा गया है जो आपका थाइमस ग्लैंड है उसमें अबनॉर्मलिटी होने के कारण भी किसी किसी पेशेंट पे जो है वो जो ये आपका माइस्थेनिया ग्रेविस है, एमजी डिजीज़ है, वो देखा गया है। तो थाइमिक एबनॉर्मलिटीज़ भी एक इम्पॉर्टेंट इसका जो है कॉज है। यदि हम बात करें पैथोफिजियोलॉजी की तो इसमें कहा गया ऑटो एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर साइट, जो कि हमने बात ऑलरेडी कर ली है। नेक्स्ट है इम्पेयर ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस अक्रॉस द मायोन्यूरल जंक्शन। नेक्स्ट वन इज availability of fewer receptor for stimulation, and the last one is voluntary muscle weakness that escalates with continued activity। ठीक है, तो प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है एंटीबॉडी के फॉर्मेशन से, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में प्रॉपर इम्पल्सेस नहीं आ रहे हैं, जिसके कारण वॉलेंट्री मसल में वीकनेस होना जो है वो स्टार्ट हो गया है। ये हुई इसकी पैथोफिजियोलॉजी। यहाँ पे इस डायग्राम से यही चीज़ें शो करने की कोशिश की गई है। ब्लॉकिंग ऑटो एंटीबॉडीज कॉज माइस्थेनिया ग्रेविस। ठीक है, पहले वाले में देखिए कोलिनर्जिक न्यूरॉन है जो उसकी एसिटाइलकोलिन को सिक्रीट करते हैं, और कुछ रिसेप्टर है जो कि प्रॉपर चल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे नेक्स्ट डायग्राम में देखिए आप उस रिसेप्टर के अलावा को जो कुछ और रिसेप्टर है वो प्रॉपर इम्पल्स को ब्लॉक कर रहे हैं, जिसके कारण ये ऑटो एंटीबॉडी फॉर्मेशन के कारण मसल में वीकनेस जो है वो स्टार्ट हो रहा है। और कंटिन्यूअस मूवमेंट और मेनली जो है फेशियल और स्पीच से रिलेटेड सिम्टम जो है इसमें आपको देखने को मिलते हैं, लाइक टोसिस का मिलना, आगे हम बात करेंगे सिम्टम की। ठीक है, एफोनिया का मिलना। ठीक है, तो ये सब जो है पेशेंट में आपको दिखाई देते हैं।
नेक्स्ट आए अपन क्लिनिकल फीचर या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की मैं बात करूं तो सबसे पहला, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि इसमें मेनली फेशियल रिलेटेड सिम्टम ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला देखिए अपन ऑक्यूलर सिम्टम। तो आई से रिलेटेड सिम्टम की हम बात करें तो पेशेंट को डबल विजन दिखाई देगा, दैट इज़ कॉल्ड डिप्लोपिया, एंड द नेक्स्ट वन इज टोसिस। ठीक है, तो ये दोनों दिखाई देते हैं। नेक्स्ट बल्बर सिम्टम की मैं बात करूं तो वीकनेस ऑफ द मसल ऑफ फेस एंड थ्रोट एंड जनरलाइज वीकनेस एंड द एक्सप्रेशन लेस फेस। फेस जो है कंप्लीटली एक्सप्रेशन लेस रहेगा, क्यों? क्योंकि आपकी जो फेशियल मसल है जो कि फेस के जो डिफरेंट एक्सप्रेशंस है उसको टोन जो है ये देते हैं। तो चूंकि इनमें वीकनेस से स्टार्ट हो रहा है इसलिए इसमें जो है एक्सप्रेशन लेस फेस जो है इसमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है वीकनेस ऑफ द जॉ मसल अलाउज माउथ टू ओपन, मतलब प्रॉपर तरीके से पेशेंट जो है माउथ ओपन करने में उसको परेशानी होगी क्योंकि जॉ के मसल में भी वीकनेस स्टार्ट हो गया है। एंड द नेक्स्ट वन इज डिस्फोनिया। ठीक है, नेक्स्ट सिम्टम है द जनरलाइज वीकनेस। ठीक है, पहले तो मिला लोकल सिम्टम, उसके बाद पूरा जनरलाइज वीकनेस भी पेशेंट में दिखाई देगा। जनरलाइज वीकनेस ऑफ ऑल द एक्सट्रीमिटीज एंड द इंटरकॉस्टल मसल रिजल्टिंग इन डिक्रीज वाइटल कैपेसिटी एंड रेस्पिरेटरी फेलियर। तो ये जो वीकनेस है धीरे धीरे सारे जो आपके लिम्स है उसमें दिखाई देगा, और लास्ट में इवन इंटरकॉस्टल जो मसल्स है आपके रिब्स के में पाई जाने वाले जो मसल है उसको भी अफेक्ट करता है, जिसके कारण लंग की जो वाइटल कैपेसिटी है वो डिक्रीज़ होती है, और जिसके कारण पेशेंट जो है रेस्पिरेटरी फेलियर में जाके उसकी डेथ हो सकती है। दैट इज़ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस। नेक्स्ट लिखा वीकनेस ऑफ नेक मसल में रिजल्ट इन लोअरिंग ऑफ द हेड। ठीक है, नेक के मसल में वीकनेस होने के कारण जो हेड का मूवमेंट है वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा और वो सामने की तरफ बेंड हो जाएगा। नेक्स्ट है चूंकि नेक के मसल भी इन्वॉल्वमेंट है इसलिए लैरिंग्स का भी इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट हो जाएगा। क्या कहा गया? लैरिंजियल इन्वॉल्वमेंट प्रोड्यूसेस डिस्फोनिया एंड इंक्रीज द पेशेंट रिस्क फॉर चोकिंग, डिस्फेजिया एंड एस्पायरेशन। ठीक है, लैरेंजियल मसल के इन्वॉल्वमेंट के कारण ये जो आगे चोक होना, डिस्फेजिया मतलब खाना खाने में परेशानी का होना, और कोई चीज़ एस्पायरेट करके रेस्पिरेटरी फेलियर में जाना, ये सब जो है ये भी सिम्टम पेशेंट में दिखाई देंगे। ठीक है, तो इट इज़ ऑल अबाउट द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जिसमें कि आई से रिलेटेड ऑक्यूलर और बल्बर सिम्टम है। उसके बाद ये जो वीकनेस है धीरे धीरे जनरलाइज होता जाएगा, इंटरकॉस्टल मसल को इन्वॉल्वमेंट करेगा। ठीक है, उसके बाद नेक के मसल को अफेक्ट करेगा जिसके कारण लैरिंग्स का इन्वॉल्वमेंट होगा, और इस लैरिंग्स के इन्वॉल्वमेंट लैरिंजियल मसल के इन्वॉल्वमेंट के कारण पेशेंट में चोकिंग है, डिस्फेजिया है, ये सब सिम्टम ये जो है वो धीरे धीरे प्रोड्यूस होने लगेंगे। ठीक है, अब बात आती है आप इस डिजीज़ को डायग्नोज कैसे करेंगे। तो सबसे पहला है हिस्ट्री टेकिंग की, जो हम हमेशा बात करते हैं कि कोई भी डिजीज़ के डायग्नोसिस के 3 ही टूल होते हैं। पहला होता है हिस्ट्री टेकिंग, नेक्स्ट होता है प्रॉपर तरीके से एग्जामिन करना, क्लिनिकल फीचर को जानना, और लास्ट होता है आपको पेशेंट को लैबोरेटरी इन्वेस्टिगेट कराना। तो यहाँ पे भी वही बात की गई है कि डायग्नोसिस के लिए सबसे पहले आप पेशेंट की प्रॉपर तरीके से हिस्ट्री लें, फिर उसके एक एक पार्ट को एग्जामिन करें, उसके बाद कुछ लैब इन्वेस्टिगेशन कराए जिसमें कि एंटी कोलिनेस्टरेज टेस्ट आप कराएंगे, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडी टाइटर भी आप पेशेंट को करा सकते हो। तो ये भी क्या मिलेगा पेशेंट में? रिड्यूस मिलेगा। ठीक है, तो ये सारे डायग्नोसिस के लिए आप इन्वेस्टिगेशन भी पेशेंट को करा सकते हो। अब बात आती है इसके मॉडर्न मेडिकल मैनेजमेंट की। तो सबसे पहला है एंटी कोलिनेस्टरेज ड्रग्स, जिसमें कि पायरिडोस्टिग्मिन ब्रोमाइड जो है वो एक इम्पॉर्टेंट ड्रग है। तो पहला ड्रग कौन सा हुआ? एंटी कोलिनेस्टरेज ड्रग्स। नेक्स्ट है इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी, जिसमें कि प्रेडनिसोलोन सबसे पहले आता है क्योंकि ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ठीक है, जितना ज़्यादा एंटीबॉडी बनेगा एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर को ये डिफेक्ट करता जाएगा, इसीलिए आपको इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग देना पड़ेगा ताकि बार बार एंटीबॉडी का फॉर्मेशन ना हो। तो इसके लिए प्रेडनिसोलोन प्रिस्क्राइब किया जाता है। नेक्स्ट है आपका प्लाज्मा फेरेसिस। ठीक है, ये जो इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी है ना, ये जितने भी ऑटो इम्यून डिजीज़ आते हैं उसमें दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्लाज्मा फेरेसिस। नेक्स्ट है इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबिन, ये भी रेजिमेन एक इम्पॉर्टेंट है।
या ऐसे माइस्थेनिया ग्रेविस या हमने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में भी ये बात करी थी कि इंट्रावेनस और जो इम्यूनोग्लोबिन्स है वो पेशेंट को प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, ठीक है। और हमने कॉज में देखा था कि थाइमस ग्लैंड के डिफेक्ट होने के कारण भी ये माइस्थेनिया ग्रेविस देखा जाता है। तो इस कंडीशन में यदि वो एक रीज़न है तो पेशेंट में थाइमेक्टोमी भी जो है वो करा दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में हम बात करें माइस्थेनिया ग्रेविस के कॉम्प्लिकेशन की, तो अब इसको माइस्थेनिक क्राइसिस कहा जाता है। तो व्हाट इज़ इट? इट इज़ एन exacerbation of the myasthenia gravis process characterized by severe generalized muscular weakness and respiratory and bulbar weakness and that may result in respiratory फेलियर। सिम्टम पे भी मैंने बात की थी कि चूंकि इंटरकॉस्टल मसल यहाँ पे अफेक्ट हो रहे हैं तो पेशेंट की डेथ रेस्पिरेटरी फेलियर के कारण हो सकती है। कुछ बल्बर इन्वॉल्वमेंट है ना, और धीरे धीरे पेशेंट का जनरलाइज वीकनेस, हर लिम्स के मसल अफेक्ट होने लगते हैं। तो ये सभी किस में आता है? आपका माइस्थेनिक क्राइसिस में आता है, जो कि माइस्थेनिया ग्रेविस का एक कॉम्प्लिकेशन है। यदि माइस्थेनिक क्राइसिस में है पेशेंट, ठीक है, तो आप स्पेशल मैनेजमेंट क्या देंगे? तो सबसे पहला है आईवी रूट से आप नियोस्टिग्मिन मेथाइल सल्फेट पेशेंट को क्या करेंगे? तुरंत देंगे। उसके बाद प्लाज्मा फेरेसिस एंड इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबिन आप पेशेंट को देंगे। नेक्स्ट है, चूंकि यहाँ पे लैरिंग्स का इन्वॉल्वमेंट देखा गया है और पेशेंट में इंटरकॉस्टल मसल के अफेक्ट होने के कारण पेशेंट रेस्पिरेटरी फेलियर में जा रहा है, इसलिए तुरंत आपको एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन करना पड़ेगा और पेशेंट को वेंटिलेशन में डालना होगा ताकि पेशेंट जो है रेस्पिरेटरी फेलियर में जाने से आपका बच जाए। तो ये जो ट्रीटमेंट है, ये जो मैनेजमेंट है कि पेशेंट को एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन कराना है, उसको वेंटिलेट करना है, तो ये आईसीयू का रोल यहाँ पे देखना है ताकि आपका पेशेंट जो है रेस्पिरेटरी फेलियर में जाने से बच जाए। नॉर्मली मैनेजमेंट में आपने मेनली देखा कि कुछ इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग है, ठीक है, उसके बाद कुछ एंटीकोलिनेस्टेरॉइड ड्रग है जिसमें कि पायरोस्टिग्मिन ब्रोमाइड इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा प्लाज्मा फेरेसिस देना, इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबिन देना, थाइमेक्टोमी कराना, ये कॉमन मैनेजमेंट में जो है वो दिया जाता है। अब यदि हम बात करें आप आयुर्वेद में क्या कर सकते हैं, तो जैसा सिम्टम अकॉर्डिंगली, एक तो मांसवासरोगोगत व्याधि है तो कुछ बल्य, चूंकि यहाँ पे मस्कुलर वीकनेस देखने को आपको मिल रहा है तो कोई ना कोई बल्य थेरेपी आप देंगे। यदि जनरलाइज्ड है तो आप सस्तिकशाली कराएं, व्रीहण बस्तियाँ, राजयापन बस्तियाँ पेशेंट को दें, है ना, महानारायण तेल की मात्रा बस्ती पेशेंट को दें। और यदि फेशियल इन्वॉल्वमेंट से रिलेटेड सिम्टम मिल रहे हैं, जैसे बल्बर मसल इन्वॉल्व है ना, आपका ऑक्यूलर मसल इन्वॉल्व है, तो पेशेंट को तर्पण आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। टोसिस मिल रहा है, इसमें डिप्लोपिया मिल रहा है तो तर्पण है, पुटपाक है। उसके बाद ऊर्ध्वजत्रुगत कुछ सिम्टम मिल रहे हैं, इसलिए आप पेशेंट में कुछ सेरोवेरेचनिक या व्रीहण नस से प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। पेशेंट को रेगुलर बेसिस पे गंडूश और कवल आप पेशेंट को धारण करा सकते हैं। पेशेंट को शिरोधारा आप करा सकते हैं। तो ये मल्टी डायमेंशनल अप्रोच और कुछ वातशामक औषधियाँ, ठीक है, और व्रीहण रसायन औषधियों का प्रयोग करके आप इस डिजीज को मैनेज करने का प्रयास जो है वो अपने सपोर्टिंग थेरेपी के रूप में जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो ये टॉपिक है माइस्थेनिया ग्रेविस, हम यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक यू।